हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का स्वागत है हमारे ये यूट्यूब चैनल MMSCMKP पर। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है और स्कोरिंग चैप्टर भी रहता है। तो इस चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उनको हम आपके स्क्रीन पर शो करा देते हैं। कर रहा होगा आपकी स्क्रीन पे शो, तो आप वो टॉपिक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तीसरा पॉइंट होगा एड्सॉर्बेट क्या होता है, नेक्स्ट है एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एंड लास्ट पॉइंट होगा आपका डिसॉर्प्शन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे लिखे गए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं उनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इसलिए इन टॉपिक्स को अभी हम लोग कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। जैसा कि आपको चैप्टर नेम दिख रहा होगा, सरफेस केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 है। अब आप इसको हिंदी लिख सकते हैं कि पृष्ठ रसायन या पृष्ठीय रसायन। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप याद रखेंगे कि हम लोग किसी भी पदार्थ के सरफेस पर घटित होने वाली घटनाओं की स्टडी करते हैं। कहाँ? ये ऐसी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ के सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। उसे पृष्ठीय रसायन कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि पृष्ठ क्या होता है। तो ये सबको पता है कि किसी भी ठोस या द्रव के सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे ही आप सतह या पृष्ठ या सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन अभी जस्ट बताया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो सरफेस केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठतल के गुणों एवं पृष्ठतल पर होने वाली भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस ब्रांच को या उस शाखा को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन। ठीक है, क्लियर है ना कि इस केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, सबसे ऊपरी सतह है, उस पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्या रीजन है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सब स्टडी करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट कोई रखा गया है, ठीक है, उस पर धूल कण आकर के जमा हो जाते हैं, ये आपने देखा होगा। ठीक है, या तो आप मोबाइल फ़ोन ऐसे रख दीजिए, नॉर्मली रख दीजिए, या फिर कोई कार होती है उसको आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पर धूल कण आकर के जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो धूल कण आकर के जमा हो रहे हैं वो ऊपरी सतह पर ही जमा हो रहे हैं। ठीक है, अगर चौक की बात करें, वाइट चौक जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए अगर आप उसको किसी इंक में डुबाते हैं तो जो चौक का जो ऊपरी सतह होता है वो कलरफुल हो जाता है, रंगीन होता है, और वो जिस कलर के इंक में डुबाइएगा उस कलर का वो चौक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, फेनोमेनन जो हो रही है, घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सभी सरफेस पे घटित हो रही हैं। तो इसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग इन सभी बातों को स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न हो जाता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। तो अभी हम लोग क्लियरली समझेंगे कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। किसी भी ठोस या द्रव के पृष्ठतल पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित या जमा होने की प्रक्रिया, आकर के एकत्रित होने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। मान लीजिए क्या बोला गया है कि कोई भी ठोस है या द्रव है, उसके सरफेस पर अगर किसी दूसरे पदार्थ के अणु आकर
आकर्षित होते हैं, जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। मान लीजिए ये पेपर है, तो इसका यह ऊपरी सरफेस है। अगर इस सरफेस पर कोई दूसरा कण आकर के जहां पे जमा हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा। याद रखिएगा कि अधिशोषण की क्रिया जो होती है उसके कारण सरफेस पर अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। किसकी सांद्रता बढ़ती है? अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, अधिशोषण में ये क्या होता है कि जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी सरफेस, इस पर अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे कि जो चारकोल होता है उसके द्वारा अमोनिया का अधिशोषण। ठीक है, चारकोल द्वारा अमोनिया का अधिशोषण, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि चौक को जब आप इंक में डुबाते हैं तो चौक का बाहरी जो परत होता है वो नीला हो जाता है। इंक यहाँ पे ब्लू यूज किया गया है, नीला यूज किया गया है, तो नीला होगा। ठीक है, नीला हो जाता है, परंतु अंदर वाला भाग उजला ही रहता है, यानी सफेद ही रहता है। जब आप चौक को तोड़कर देखिएगा तो ऐसा पाया जाता है कि जो चौक है वो अंदर से तो व्हाइट है, लेकिन जो ऊपरी सतह है वो इंक के कलर की वजह से वो भी रंगीन हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला सरफेस ही कलरफुल होता है, बाकी जो अंदर का पार्ट होता है वो व्हाइट ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है वो है एडजॉर्प्शन की घटना। और कहाँ पर हो रही है? तो सरफेस पर ही घटित हो रही है, बाहरी सरफेस पे ही घटित हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी एक अधिशोषण का हो सकता है। आप फोम जो यूज करते हो, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसको आप अगर वाटर के साथ यूज करते हो तो आप इससे वाटर मॉलिक्यूल्स अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं कि कैसे हो सकता है ये अधिशोषण का एग्जाम्पल। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। वैसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई गैस या द्रव के अणु या परमाणु किसी अन्य द्रव या गैस पदार्थ में पूर्ण रूप से मिल या समा जाता है, उसे अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है अवशोषण और अधिशोषण में? अधिशोषण में क्या होता है कि सरफेस पर ही अणु रह जाते हैं, लेकिन अवशोषण में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी गैस या द्रव, तो पहला तो हो गया मान लीजिए गैस। ठीक है, और गैस के अणु अगर किसी ठोस पर अवशोषित हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि गैस के अणु ठोस में पूरी तरह से मिल जा रहे हैं, यानी ठोस पदार्थ के से कहीं से भी एक छोटा सा कण आप निकालेंगे तो उसमें वही अणु, वही परमाणु होंगे जो कि पूरे ठोस पदार्थ में, यानी कि एक इक्वल अमाउंट में उसमें वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण ही होता है, अधिशोषण नहीं होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अवशोषण के, तो याद रखेंगे कि यह प्रक्रिया जो है वो एक समान रूप से घटित होती है, लेकिन अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो एक समान रूप से घटित नहीं होती है। क्लियर? यह समान दर से होता है, यानी वो इक्वली ये घटित होता है, कहीं ज्यादा और कहीं कम नहीं होता है, सेम रेट से ये ऑकर्ड होता है, घटित होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण। क्या लिखेंगे आप लोग? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण इत्यादि। ठीक है, आप एक बात याद रखेंगे कि यदि कभी अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है सॉर्प्शन। ठीक है, यदि अधिशोषण और अवशोषण की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे व्यक्त करने के लिए सॉर्प्शन टर्म का उपयोग किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की एड्सॉर्बेट किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे कि एड्सॉर्प्शन की जो क्रिया है यानी अधिशोषण की जो क्रिया है उसमें क्या हो रहा था कि कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर जाकर के एकत्रित हो रहा था। ठीक है,
क्या हो रहा था कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर जाकर एकत्रित हो रहा था। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखकर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित होता है उसे एड्सॉर्बेट बोला जाता है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में यही होता है ना कि एक पदार्थ के सरफेस पे कोई दूसरे पदार्थ के अणु आकर जमा होते हैं। तो अगर ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो रहा है उसे आप बोलेंगे एड्सॉर्बेट। जो जमा हो रहा है, जो एकत्रित हो रहा है, उसे आप बोलोगे एड्सॉर्बेट। ठीक है, एग्जाम्पल, अधिशोष्य जो होते हैं एड्सॉर्बेट वो प्रायः गैसीय अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जो डाई होता है रंजक, ठीक है, वो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एड्सॉर्बेट का। ठीक है, जैसे चौक और इंक का एग्जाम्पल आपको दिया गया था एड्सॉर्प्शन में, तो चौक रंगीन हुआ था तो इंक में जो डाई था उसकी वजह से, तो जो डाई है, रंजक है, ये एग्जाम्पल होगा एड्सॉर्बेट का। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ होता है जो किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, अब आपने ये जाना कि जो पदार्थ आकर एकत्रित होता है उसे तो एड्सॉर्बेट बोलते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि एक तो एकत्रित होने वाला है, आकर के जमा होने वाला है, तो एड्सॉर्बेट हो गया। लेकिन वो किसी पदार्थ की सतह पर जमा होगा, उस पदार्थ को एड्सॉर्बेंट बोल देंगे। ठीक है, देख लीजिए, जिस पदार्थ के सतह पर एड्सॉर्बेट के अणु या परमाणु एकत्रित होते हैं उसे अधिशोषक कहा जाता है। ठीक है, तो उसे एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, अधिशोषक बोलेंगे। ठीक है, एड्सॉर्बेट जिस सतह पर जमा होगा उसको एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेंट की सतह पर जो आकर जमा होगा उसे एड्सॉर्बेट बोलते हैं। क्लियर है ना? एड्सॉर्बेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जो धातु है जैसे कि प्लेटिनम, प्लेडियम, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट। चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, एटसेट्रा। तो आप एड्सॉर्बेंट देख लीजिए कि जो आकर के जमा होता है, एकत्रित होता है, उसे एड्सॉर्बेंट, और जिस सतह पर आकर जमा होता है उसे एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। क्लियर? एक और छोटा सा पॉइंट है वो आप याद रखेंगे कि अधिशोषक के सतह या पृष्ठ तल से अधिशोष्य के अणुओं के अलग या पलायन होने की घटना को विशोषण या डिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि एड्सॉर्बेंट जो होता है, इसकी सतह पर एड्सॉर्बेट के अणु आकर जमा होंगे तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और यदि एड्सॉर्बेंट के सतह से एड्सॉर्बेट के अणु अलग हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट जो टॉपिक से स्टडी किया है वो है एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट और डिसॉर्प्शन। ठीक है, डिसॉर्प्शन क्या है कि अगर एड्सॉर्बेंट की सतह से एड्सॉर्बेट के अणु अलग हो रहे हैं तो उस घटना को हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।